मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ईएमएफ को कैसे हम डेवलप करते हैं, कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इसके मेथड क्या क्या। तो हमने पढ़ा था इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। सबसे पहले देखो ध्यान से, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता था, माइनस डी फाई बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। तो इसके लिए देखो मेथड क्या क्या है, तीन मेथड है। देखो फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा। तो बी ए कॉस थीटा, थीटा होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो ध्यान देना यहाँ पे, मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। नंबर फर्स्ट क्या होता है, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करते हैं, इसको चेंज करके। सेकेंड, बाय चेंजिंग एरिया ऑफ द कॉइल या कंडक्टर। थर्ड, बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन, यानी एंगल को हम चेंज करके फ्लक्स चेंज करते हैं। अब फ्लक्स जब भी चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। तो देयर आर थ्री मेथड्स फॉर प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग एरिया ऑफ द कॉइल, और बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन और रोटेशन, यानी थीटा बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया ऐसे है, तो इसको जैसे जैसे हम घुमाते जाएंगे तो देखो फर्स्ट केस में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में। क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। जैसे इसको चेंज करता गया तो फ्लक्स चेंज होना शुरू हुआ, कम होना शुरू हुआ, थीटा चेंज होना शुरू हो रहा है। तो थीटा चेंज करके भी हम क्या करते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करते हैं। तो तीन मेथड हुआ, बी चेंज कर दो, ए चेंज कर दो, थीटा चेंज कर दो। मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा था कैसे चेंज करते हैं। जैसे मान लो हमने सीखा था, यदि मान लो ये कॉइल है और हमने क्या किया था, इसमें गैल्वेनोमीटर लगाया था। यदि मैं मैग्नेट के, जैसे मान लो नॉर्थ पोल है, इसको स्पीड से नज़दीक लाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। नज़दीक लाने पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसमें बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, और दूर ले जाने पे घटती जाएगी। एरिया कैसे चेंज करते हैं ये भी हमने सिखाया था। जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, फिर हमने क्या किया था, जैसे मान लो ये एक हमने रेल बनाया था, फिर इसमें हमने कहा था ये हमारा पी क्यू कोई कंडक्टर है, इसको हमने मोशन कराया था। मोशन कराने से जैसे ये एल ले लिया था हमने, ये एक्स ले लिया था, तो इसमें मोशन वी वेलोसिटी से करने से क्या हुआ, इसके अंदर का एरिया घट गया। तो एरिया चेंज होने से मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आया था हमें, बी एल वी। बी जहाँ पे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, एल क्या है लेंथ ऑफ रॉड, और वी क्या है वेलोसिटी, जिससे हमने इसको मोशन कराया। तो दो चीज़ हमने सीखा था। तीसरा हमें यहाँ सीखना है कैसे हम थीटा चेंज करके फ्लक्स चेंज करते हैं, और फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। जैसे ध्यान दो, यदि मान लो लेट ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, यदि हमने ओमेगा से रोटेट करना शुरू किया, जैसे मान लो ये है मैग्नेटिक फील्ड, मान लो एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल है, इसमें कोई भी कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल मान लो मैंने ले लिया, ये एक्सिस, ये मान लो रोटर से इसको हम घुमा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स तो ऐसे जा रही है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स तो ऐसे जाएगी नॉर्थ टू साउथ। इसको जैसे रोटेट करें, जैसे इस समय देखो ध्यान से, यदि कॉइल ऐसे है, इसका एरिया वेक्टर किधर हुआ, सामने की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो थीटा कितना हो गया 90, तो फ्लक्स कितना हो गया 0 cos 90। देखो फ्लक्स क्या हो गया इस केस में, बी ए कॉस थीटा, कॉस 0 कितना होगा, थीटा हो गया यहाँ पे 90 डिग्री, थीटा 90। चूंकि क्या होता है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल थीटा लेते हैं, इस समय फ्लक्स कितना हुआ 0। अब जैसे जैसे इसको टर्न करते जाएंगे, मान लो ये मेरा हाथ ये है, ये क्या है कॉइल, जैसे जैसे इसको टर्न करेंगे तो देखो इसका एरिया वेक्टर अभी क्या था नॉर्मल टू द सरफेस, ये ऐसे टर्न किया तो ये क्या हो गया चेंज होना शुरू हुआ। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड से एंगल चेंज होना शुरू हुआ। जब ऐसे रखा तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, ठीक है।
फिर धीरे धीरे ऐसे चेंज करता गया, तो देखो जीरो से फिर उस डायरेक्शन में चेंज होना शुरू हुआ। तो मान लो यदि ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी जिससे हम कॉइल को रोटेट कर रहे हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी। टी टाइम में कितने एंगल रोटेट होगा, ओमेगा टी। तो फ्लक्स का क्या फॉर्मूला हो गया, बी ए कॉस ओमेगा टी। मान लो इफ देयर आर एन टर्न्स, कॉइल में देयर आर एन टर्न्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी जिससे हम कॉइल को रोटेट कर रहे हैं, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। कॉइल को रोटेट करने से क्या होगा, कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे फ्लक्स फाई हो गया एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो देखो माइनस डी, फ्लक्स के बदले लिखो एन बी ए कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी टी। निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसके कारण डेवलप हुआ उसका अपोज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एन बी ए कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दिया हमने। एन बी ए अंदर क्या बचा, डी कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी टी। कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी। और ओमेगा टी का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, ओमेगा। तो क्या हो गया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये कब आया, जब हमने क्या किया, कॉइल को रोटेट किया विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एट एनी टाइम टी टाइम में दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। induced EMF generated in the coil when it is rotated with angular velocity omega in magnetic field B and the area of this coil is A। समझ में आ गया, तो ये हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें हमने सीखा कि इंड्यूस ईएमएफ कितना आ गया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब जरा ध्यान से यहाँ पे देखना, यदि साइन ओमेगा टी 1 हो, देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, फॉर मैक्सिमम ईएमएफ, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस चैप्टर में जब भी ईएमएफ बोलेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो साइन ओमेगा टी विल बी 1। तो E इक्वल टू, ई को ई नोट लिख देंगे, एन ए बी ओमेगा। तो नेट इक्वेशन ये क्या हो गया हमारा, E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ये किसका इक्वेशन है, ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट टी। ई नोट इज द पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। तब यहाँ पे इसका ग्राफ कैसे होगा, देखो इसका ग्राफ साइन कर्व जानता होगा, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। यहाँ पे देखो, तो जैसे E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ये हो गया साइन का ग्राफ ऐसे होता, E ओमेगा टी के साथ ये क्या हो गया, पीक वैल्यू ई नोट, मैक्सिमम वैल्यू, फिर अपोजिट डायरेक्शन में ई नोट। इस तरह से एक टाइम पीरियड यहाँ हुआ पूरा फुल साइकिल में, या फिर यहाँ से यहाँ बात करें तो एक टाइम पीरियड हुआ। यहाँ पे ध्यान दो, इंड्यूस्ड ईएमएफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, पीक वैल्यू हुआ, फिर घट के जीरो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में, फिर जीरो। इस तरह से ये साइन कर्व है। यदि इंड्यूस्ड करंट निकालना हो तो इंड्यूस्ड करंट इक्वल टू ई बाय आर, ई इक्वल टू ई नोट बाय आर साइन ओमेगा टी, या फिर एन ए बी ओमेगा बाय आर साइन ओमेगा टी, जहाँ पे दिस इज द वैल्यू ऑफ आई नोट। तो हम क्या कहेंगे, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नोट इज द पीक वैल्यू ऑफ करेंट, एन ए बी ओमेगा डिवाइडेड बाय आर, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो ये इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू हो गई,
दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करेंट यानी पीक वैल्यू। इसका ग्राफ सिमेट्रिक होगा, सेम फेज में है ईएमएफ और करंट। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? सेम ग्राफ, यहां ध्यान दो, सेम तरीके से हम बनाएंगे। करंट इस तरह से I इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी, वेयर I नोट इक्वल टू NAB ओमेगा बाय R. R is the resistance of the coil. N is number of turns of the coil. A is area of the coil. B is magnetic field in which coil is placed. Omega is the angular velocity with which coil is rotated in the magnetic field. अब यहाँ पे देखो, this is the peak value of current I नोट, तो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस करंट ये हुआ और ये हो गया पीक वैल्यू करंट। ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या लेते हैं हम? ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई बाय टाइम पीरियड, 2 पाई इंटू 1 बाई टी, 1 बाई टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, 2 पाई न्यू। ओमेगा को हम ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ध्यान रखना है इसको। अब इस पे मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान से देखो क्वेश्चन कैसा है। A circular coil of area 300 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 टर्न्स, मतलब देखो एरिया दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी 300 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सर्कुलर कॉइल का एरिया दिया हुआ है, 25 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स 25, रोटेट्स अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा 40 पर सेकेंड। क्वेश्चन एक बार देखें, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 40 पर सेकेंड, ये लैंग्वेज सही नहीं है। कहोगे क्यों? पर सेकेंड होता है यूनिट फ्रीक्वेंसी का, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो इसका यूनिट होता है पर सेकेंड। लेकिन ओमेगा का 2 पाई बाई टी यानी रेडियन पर सेकेंड होना चाहिए यहाँ पे यूनिट, लेकिन चूंकि इन्होंने स्पीड बोल दिया इसलिए मैंने क्वेश्चन पढ़ा, स्पीड बोल दिया इसलिए हमें ओमेगा की वैल्यू है, लेकिन ये यूनिट नहीं लिखना चाहिए था, क्वेश्चन में देना चाहिए। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, रेडियन पर सेकेंड, तभी तो हमें ओमेगा पता चलेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखो ठीक है, तो इतना रेडियन पर सेकेंड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू कितना दिया हुआ हमारे पास? 0.05 टेस्ला। कहता पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज बताओ, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहाँ यही क्वेश्चन कह रहा है जी। ई नोट का वैल्यू बताओ, तो अभी हमने क्या पढ़ा था? ई नोट इक्वल टू NAB ओमेगा, तो देख लो, डाल दो वैल्यू। एन है नंबर ऑफ टर्न्स 25, एरिया है 300 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4, मैग्नेटिक फील्ड 0.05, ओमेगा है 40, डेसिमल हटो 100 कर दो, 25 4 जा 4 10 जा, ये हो गया 5 3 जा 15 100 -4 1.5 वोल्ट, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, 1.5 वोल्ट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए फ्लैट कॉइल ऑफ 500 टर्न्स ईच ऑफ एरिया दिस रोटेट्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.14 टेस्ला at a angular speed of 150 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि यदि रिवोल्यूशन पर सेकेंड होता तो इट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी 150 रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड मीन्स दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। द कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, induced EMF is applied to an external resistance of 10 ohm. Calculate the peak current. तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड में डाला और फ्लक्स चेंज हुआ, तो देखो इंड्यूस्ड EMF कितना हो जाएगा मैक्सिमम? NAB ओमेगा।
और मैक्सिमम करंट कितना होगा, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस NAB ओमेगा डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पे देखो R की वैल्यू क्या लेंगे, तो R तो एक क्वाइल का रेजिस्टेंस हुआ कितना 5 ओम प्लस एक्सटर्नल है तो दिस इज 15 ओम, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है N 500, एरिया गिवन है 5 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ ओमेगा दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड B का वैल्यू है 0.14 टेस्ला, ओमेगा की वैल्यू गिवन है 150 रेडियन पर सेकेंड, डाल दो सारा वैल्यू। तो इंड्यूस्ड करंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट विल बी कितना हो जाएगा, N का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स 500, एरिया है 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मैग्नेटिक फील्ड है 0.14, ओमेगा की वैल्यू है 150, होल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है 15। ठीक है, तो देखो 15 10 जा 2 0 1 3 0 से 10⁻³ कट गया। अब इसको यदि डेसिमल हटाओ तो नीचे 100, 25 4 जा 2 2 जा 2 7 जा, तो पीक करंट विल बी 7/2 that is 3.5 एम्पियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट। ठीक है, यही पूछ रहा था। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अप्लाइड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम, कैलकुलेट पीक करंट थ्रू द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस है कितना पीक करंट, यदि ये हो गया क्वाइल, इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, यहाँ पे है बाहर में रेजिस्टेंस, इससे पूछ रहा है मैक्सिमम करंट कितना होगा, तो निकल गया कितना 3.5 एम्पियर। अब देखो अगला टॉपिक इसमें हम स्टार्ट करते हैं एडी करेंट्स। ध्यान से देखो एडी करंट क्या होता है, हमने पढ़ा था व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग थ्रू ए कंडक्टिंग कॉइल और कंडक्टिंग रॉड, तो क्या होता था, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड। यदि क्लोज फॉर्म में होता था तो इंड्यूस्ड करंट भी जनरेट होता था, ये क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सेम चीज यहाँ पे क्या है, एडी करेंट्स में क्या करना होता है, देखो नाम है एडी करेंट्स। इट इज द इंड्यूस्ड करंट, ये भी इंड्यूस्ड करंट है, डेवलप्ड in a bulk pieces of conductor, in a bulk pieces of conductor when magnetic flux is changing through it। यदि बल्क पीसेस ऑफ कंडक्टर, जैसे मान लो मेटालिक शीट है, अभी तक इंड्यूस्ड करंट की बात किया हमने, इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात किया, तो उसमें क्या था, व्हेन एवर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल चेंजेज ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल और इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू -d⁵dt। तो क्या था, हमने क्या पढ़ा था इंड्यूस्ड करंट में, इंड्यूस्ड ईएमएफ में फ्लक्स चेंज होना चाहिए, कौन फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, या तो कॉइल में या तो कंडक्टिंग रॉड में। लेकिन यहाँ पे क्या है, यदि मान लो मेटल का सीट है, मान लो यदि ये सीट है मेटल का, पूरा मेटल का सीट है, जैसे मान लो ये मेटल का बना हुआ पूरा, तो इसमें जब भी हम फ्लक्स चेंज करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसमें एडी की तरह करंट फ्लो हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है वेव्स की तरह। जैसे मान लो वाटर में हम क्या किया, एक पॉन्ड में यदि एक स्टोन गिरा दो तो वेव जनरेट होता है, वर्ल्ड होता है, उसी तरह से यहाँ भी करंट का डेवलपमेंट होता है, जिसको क्या कहते हैं, एडी करेंट्स। तो ये कहाँ का करंट हुआ, बल्क पीसेस पूरे, जैसे एक सीट मेटालिक सीट है, बल्क मैटर है, जैसे मान लो यदि वॉल ही मेरा ये व्हाइट बोर्ड ही मेटल का बना होता और हम यहाँ से क्या करते, मैग्नेट को मोशन कराते, तो क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होता। और व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग थ्रू ए मेटालिक sheet, bulk pieces of metals, then induced current is developed, that induced current is called eddy currents। तो इसमें जैसे मान लो फ्लक्स चेंज होगा,
यदि ये यूनिफॉर्म इसमें रेजिस्टेंस है तब तो एडी करंट इस तरह से डेवलप हो जाता है। यदि रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म नहीं है हर एक क्रॉस सेक्शन में तो इंड्यूस्ड करंट इरेगुलर डेवलप होगा। ऐसा नहीं कि हम सर्कुलर पाथ बनाते जाए तो मेरा निकल गया इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, नहीं। इंड्यूस्ड करंट वहां से डेवलप होता है जहां पर रेजिस्टेंस कम होता है, उधर से मोशन होना स्टार्ट होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट डेवलप होता है। तो इरेगुलर शेप में डेवलप होता है कब? यदि इस सीट का रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म नहीं है तो। यदि हर एक पोर्शन का रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म है तो इस तरह से, जैसे मान लो यदि मैं यहाँ मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल मान लो इसके नजदीक लाया, जैसे मान लो ये सीट है ये, अब मैं नॉर्थ पोल नजदीक ला रहा हूँ। जब भी नॉर्थ पोल नजदीक लाऊंगा तो इसमें लेंज लॉ से कैसा करंट डेवलप होगा? इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में। क्यों? एंटी क्लॉकवाइज के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा जनरेट होता है? नॉर्थ पोल, इसमें इस तरह से डेवलप होगा कि इसके आने का अपोज करेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में, इसमें यदि मैं नॉर्थ पोल को दूर ले जाता तो यहां पे क्या होता? मेटालिक शीट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये दो बातें ध्यान रखना। हम इस तरह से यूनिफॉर्म तभी दिखाते हैं जब रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म हो। ठीक है, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो गया? d∅dt, जो पहले क्या था सेम चीज। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ भी एडी करंट्स क्या हो गया? एडी करंट्स आर द इंड्यूस्ड करंट डेवलप्ड इन द बल्क पीसेस ऑफ कंडक्टर, यानी शीट में यदि इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। यदि क्या है उसका रेजिस्टेंस R है तो इंड्यूस्ड करंट इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? माइनस d∅dt। d∅dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। दिस इज एडी करेंट्स, यही है एडी करेंट्स। समझ में आया? नहीं तो अब देखो एडी करेंट्स के अनडिजायरेबल इफेक्ट्स जो कि हमारे लिए फायदेमंद भी हो जाता है कभी कभी। कैसे? तो देखो जरा ध्यान से। जैसे मान लो, यदि मान लो ये मैंने मान लो एक रिंग लिया, मेटालिक रिंग नहीं डिस्क, ये अनस्पन थ्रेड है, मान लो मासलेस थ्रेड है। ए एरिया का ये क्या है? डिस्क, पूरा भरा हुआ डिस्क। इसको हमने क्या किया? स्विंग कर दिया था, मोशन कर रहा है इसे इसे। मान लो इस तरह से, मान लो यहाँ पे मैंने एक मेटालिक प्लेट ले लिया, कॉपर का बना हुआ मान लो, अब मोशन करा रहा हूं, एक बार हिला के छोड़ दिया तो स्विंग करना शुरू करेगा। इसको रुकने में थोड़ा टाइम लगेगा, चूंकि देयर इज एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस इसको क्या करेगा? धीरे 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 अपोजिंग फोर्स लगाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा और कुछ टाइम के बाद रोक देगा। मान लो ये 1 मिनट के बाद रुकता है। कौन? एक मेटालिक सर्कुलर डिस्क। जब हमने इसको क्या कर दिया? स्विंग करके छोड़ दिया। अब हमने क्या किया? इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया। जैसे मान लो एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल है। अब इसी को हम यदि इसमें मोशन कराएं तो क्या देखते हैं? इसको रुकने में बहुत कम टाइम लगता है। यदि ये मान लो एक एग्जांपल 1 मिनट लगा यानी 60 सेकेंड लगा, तो मान लो ये 5 सेकेंड में रुक जाती है। वाई? ऐसा क्यों हुआ? तो चूंकि ये जो मेटल का प्लेट है, सर्कुलर प्लेट, इसमें फ्लक्स चेंज हुआ। देखो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें चेंज होगा ना। अब जैसे सोचो ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, हमने ऐसे ऐसे मोशन कराया था मेटल को। तो जब मैग्नेट नहीं था तब तो फ्रीली इस तरह से मोशन होते होते मान लो 1 मिनट में धीरे धीरे रुका। लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, लेट दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, फील्ड लाइंस यहां से क्रॉस हुआ, ये ऐसे जैसे गया तो इसमें क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुआ। जैसे सोचो ऐसे एक डायग्राम में बना रहा हूं, ध्यान से देखना, इसके बाद ये समझ में आ जाएगा आसानी से। जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, मान लो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। हमारा जो ये सर्कुलर प्लेट है
ये मान लो एंटर करना शुरू किया, तो जब ये एंटर करेगा तो फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर करना शुरू करेगा। यहां तक तो फील्ड लाइंस था नहीं, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्मली इनवर्ट। जैसे ये अंदर जाएगा तो इसमें इंड्यूस्ड करंट डेवलप हुआ, मान लो यहां पहुंचा, इंड्यूस्ड करंट कैसे डेवलप होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्यों? इस तरह से डेवलप होगा कि गिवन फील्ड का अपोज करे, तो करंट यदि इस तरह से कर्ल ऑफ आवर फिंगर तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यदि ऐसे तो बाहर। तो अभी क्या हो रहा था, अंदर एंटर कर रहा था, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है ना, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? नॉर्मली इनवर्ड। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा, इंड्यूस्ड करंट का, जिसके कारण गिवन फील्ड का ये अपोज करेगा। लेकिन यही जब बाहर निकल गया, मान लो बाहर जब निकल रहा है, तो अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घट रही है, क्योंकि फील्ड से बाहर निकल रहा है, फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रही है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये क्या करेगा, इस तरह से करंट का फ्लो कराएगा कि इसके करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा इट विल सपोर्ट द गिवन फील्ड। तो यहाँ पे निकलने के समय कैसा हो गया डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट की? क्लॉकवाइज, यानी साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। यही होता है। तो यहाँ पे जब भी फ्लक्स चेंज होगा इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, जो क्या करेगा, गिवन फील्ड का अपोज करेगा। सेम फंडा यहाँ पे देखो, अब ये समझ में आ गया। अब वहां पे देखो ध्यान से, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं एडी करंट्स के कारण कैसे हमारा, जैसे मान लो ये क्वाइल ले लिया हमने, इसको टांग दिया था, ये नॉर्थ पोल है हमारा, मान लो ये साउथ पोल है हमारा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे हुआ, ऐसे फील्ड लाइंस है, ऐसे फील्ड लाइंस है। जैसे ध्यान दो, मैं जो बताना चाह रहा हूँ 3D में, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, क्वाइल हमारा ऐसे ऐसे बाहर अंदर जा रहा है, अंदर बाहर जा रहा है, अंदर बाहर जा रहा है। तो जैसे इस फील्ड के साथ एंटर करेगा तो इसमें क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट डेवलप होगा। जैसे मान लो ये साउथ पोल है, तो ये सामने में जब एंटर करेगा तो कैसा पोलैरिटी डेवलप होगा, कैसा पोलैरिटी, जो आने का अपोज करे। तो साउथ के कारण क्या होता है, जो अपोज करता है साउथ पोल, और जाने के समय क्या डेवलप होगा, नॉर्थ पोल, जो कि जाने का अपोज करेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये 3D में ज्यादा समझ में आएगा, तो इसको ध्यान में रखना। जो जिसके कारण मोशन होता है उसी का अपोज करता है। अब देखो इसका अनडिजायरेबल इफेक्ट इसलिए क्या होता है, ध्यान से देखना। अनडिजायरेबल इफेक्ट क्या है, ये क्या किया, मोशन को कम कर दिया। एडी करंट जैसे मान लो यहां से आता है, मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ ये लाइन, जैसे क्वाइल ऐसे एंटर किया, क्वाइल जैसे एंटर किया, ये देखो मान लो ये क्वाइल है, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ और यहाँ, जैसे ये ऐसे हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड में जैसे एंटर किया वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहेगा, आने का अपोज करेगा, फिर जब बाहर निकलेगा तो जाने का अपोज करेगा। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होता है, मोशन धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, इसमें रिटार्डिंग फोर्स स्टार्ट हो जाती है, इसमें क्या होता है, डिसेलरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो एक तो अनडिजायरेबल इफेक्ट में आप कह सकते हो ये क्या किया, रिटार्डेशन स्टार्ट हो गया, किसमें, क्वाइल में। और सेकेंड, जैसे इंड्यूस करंट डेवलप हुआ, ठीक है, तो देखो ध्यान से, इंड्यूस करंट डेवलप होगा तो हीटिंग इफेक्ट डेवलप होगा। तो यहां पे अननेसेसरी, एक तो अननेसेसरी था, ये अननेसेसरी बिना कारण का रिटार्डेशन स्टार्ट हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण, और अननेसेसरी हीटिंग इफेक्ट भी स्टार्ट हो जाता है। हीटिंग इफेक्ट क्योंकि इंड्यूस करंट डेवलप हुआ, क्वाइल में क्या है, सॉरी बल्क पीसेस ऑफ मेटल में क्या है, रेजिस्टेंस है। तो जैसे करंट होगा तो हीटिंग इफेक्ट आपने पढ़ा था H = I²RT। तो हीटिंग इफेक्ट करंट के, इंड्यूस करंट के डेवलप होने से क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट यदि ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, जलने की खतरा होगी, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होने से बर्न्ट हो जाएगा उसके क्वाइल्स। तो ये सब क्या है, इसके 2 पॉइंट्स मेन, अननेसेसरी इफेक्ट में हीटिंग इफेक्ट
और रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड इन द मेटल शीट। मेटल शीट जो मोशन कर रहा था उसमें रिटार्डेशन आ जाएगा। अब कहते हैं यदि हम चाहते हैं कि इसको मिनिमाइज करें तो हाउ कैन वी मिनिमाइज द एडी करेंट्स। हम एडी करेंट्स को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? तो हमने देखा था जैसे मैंने शीट को मोशन कराया मैटिफिल के अंदर, तो हमने क्या देखा, इसमें एडी करंट डेवलप हुआ था। तो देखो फ्लक्स चेंज होने से एडी करंट डेवलप हुआ। फ्लक्स क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स क्या है? प्रोपोर्शनल एरिया ना। यदि एरिया को डिक्रीज कर दो, यदि एरिया घटा दो, फ्लक्स ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। फ्लक्स के कम होने से ई कम हो जाएगा, ई के कम होने से आई कम हो जाएगी। तो एडी करंट कम कैसे करते हैं? तो ये जो हमारा क्या है, ये शीट, मेटालिक शीट है, इसमें यदि बीच बीच में पंच कर दो, बीच बीच में एरिया हटा दो, बीच बीच में छेद कर दो, तो इससे क्या होगा? नेट एरिया डिक्रीज होगा। नेट एरिया डिक्रीज होने से नंबर ऑफ फ्लक्स कम होगा, नंबर ऑफ मैटिफिल लाइंस कम क्रॉस होगी इससे, जिसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो एक तो हम एरिया को कम करके करते हैं, तो एरिया मिनिमाइज करके। और दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे मान लो मेटालिक शीट है, मान लो मेटालिक शीट है हमारा कैसा, इस तरीके से, मान लो क्यूब की तरह है ये मेटालिक शीट, एडी करंट डेवलप हुआ। तो हम इसको क्या करते हैं, पतला पतला पोर्शन में काट लेते हैं, एकदम पतले पतले पोर्शन में, पतले पतले पोर्शन में काट लो, जैसे एकदम स्लाइस की तरह, ऐसे काटते जाओ, ऐसे काटते जाओ, तो एकदम पतला 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 काट के फिर हम एक्यूमुलेट करते हैं। तो क्या करते हैं हम, स्लाइस में काट लिया, पतले पतले शीट में काट लिया, और उसको क्या करते हैं, जैसे मान लो प्लास्टिक का बफर लगा दिया, प्लास्टिक का कोटिंग कर दिया, यानी इंसुलेटिंग का कोटिंग कर दिया, लेकर का कोटिंग कर दिया, और फिर सबको एक साथ डाल दिया। तो उससे क्या होता है, हमारे दो शीट के बीच में, दो पतले पतले थिन शीट के बीच में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, वेरी लार्ज, जिसके कारण एडी करंट्स को हम मिनिमाइज कर पाते हैं। तो दो तरीके से हम एडी करंट को मिनिमाइज करते हैं। नंबर फर्स्ट, एरिया कम करके, यानी पंचिंग करके। पंचिंग करने से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया घट गया, जितना एरिया काट के हमने बाहर निकाला तो नेट एरिया क्या हो गया, डिक्रीज हो गई। और सेकेंड क्या करना है, यदि मेटालिक शीट मोटा है तो उसको पतले पतले स्लाइस में काट दो, हाँ, उसके बाद सबको लिकरिंग कर दो, मतलब सब में वर्निश लगाते हैं, सबको प्लास्टिक लगाते हैं, एक दूसरे से इंसुलेट करते हैं, फिर एक साथ जोड़ के, जैसे ये देखोगे ट्रांसफार्मर में होता है, ये सॉफ्ट आयरन की कोर होती है, लेकिन वो इस तरह से नहीं, बल्क की तरह नहीं, क्यूब की तरह नहीं रहता, सब पतले पतले कटिंग करके एक्यूमुलेशन क्या हुआ रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। देखो इसका नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है। हमने क्या देखा, इसका काम क्या था, एक तो अननेसेसरी हीटिंग इफेक्ट जनरेट करता था, और दूसरा रिटार्डेशन, यानी मोशन को कम कर देता था। जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर शीट आया तो उसमें इंड्यूस्ड करंट डेवलप हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ, जिसके कारण मोशन घट गया उसका। यदि मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता तो ज्यादा देर तक डैम्पिंग करके फिर जाके रुकता था। तो उसका ही यूज करके हम वो जो अनडिजायरेबल इफेक्ट्स था उसका हमने एप्लीकेशन में यूज कर दिया। कैसे, तो मान लो हमने क्या देखा, हीटिंग इफेक्ट, तो हीटिंग इफेक्ट जनरेट था, तो हीटिंग इफेक्ट जब जनरेट होता तो हम कहाँ यूज कर सकते हैं, इंडक्शन फर्नेस में। मान लो बहुत सारे मेटल्स को हम मेल्ट करने के लिए ये हीटिंग इफेक्ट का यूज कर लेते हैं। इसी तरह जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में इसका यूज होता है, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में, स्पीडोमीटर, इंडक्शन मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग एक्सेट्रा, बहुत सारे यूजेज हैं। मेन कम से कम 2 पॉइंट तुम्हें याद रखना है फॉर बोर्ड के लिए, 2 पॉइंट्स या कोई भी दो, या इंडक्शन फर्नेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, या इलेक्ट्रिक ब्रेक्स। तो अब देखो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में भी क्या होता है, अभी हमने एक ही चीज सीखा ना, यदि मेटल बहुत बड़ा हो, शीट चाहे बल्क के फॉर्म में या लीनियर, लीनियर मतलब पतले से शीट में,
तो उसमें जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो एडी करंट डेवलप होगा, ठीक है। तो एडी करंट क्या करता है, मोशन का अपोज कराता है। तो यही होता है, जैसे डेड बीट गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर को किसके ऊपर लपेट के रखते हैं, सॉफ्ट आयरन होता है अंदर में, जिसमें एडी करंट डेवलप होता है, और देखते हो गैल्वेनोमीटर इंस्टेंटली रुक जाता है। ये नहीं कि ऐसे 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 करके फिर जाके रीडिंग देगा, ऐसा नहीं होता। किसकी वजह से, सॉफ्ट आयरन में एडी करंट डेवलप होने की वजह से। इसी तरह मान लो फर्नेस में एडी करंट डेवलप हुआ, हीटिंग इफेक्ट डेवलप हुआ, हीटिंग इफेक्ट के डेवलप होने से क्या हो गया, हीट जनरेट हुआ, और इतना हीट जनरेट हुआ कि उससे हम मेटल को मेल्ट कर दिए, ठीक है। तो ये सारे, जैसे मान लो आजकल बुलेट ट्रेन चल रहा है, तो बुलेट ट्रेन को थोड़े साइकिल वाला ब्रेक लगा के हम दबा देंगे तो रुक जाएगी, उसकी स्पीड वेरी हाई होती है। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज करते हैं, वही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मेटल्स में जब भी जनरेट होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा और मोशन का अपोज करके रोक देगा। तो यही सारा चीज आपको देखना है इसके एप्लीकेशन, ठीक है। तो एडी करंट्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलो।